दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अभी हमारे देश के होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्रीलंका दौरे पर गए और वहां पर उन्होंने व्याख्यान दिया, लेकिन उनका व्याख्यान से ज्यादा बयान लगता है। और उन्होंने अपने प्रमुख व्याख्यान में ये बात बताया कि जो न्यायिक समीक्षा है वो हमारे देश की धड़कन है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये बात बताया कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो शक्ति से नहीं, नैतिकता और विवेक से चलती है। तो आज की इस वीडियो में उनका न्यायिक समीक्षा और नैतिकता के बारे में अच्छे से समझेंगे। और अगर आप इन दोनों को एक साथ समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी जानकारी समझ में आएगी और अच्छे से आप समझ सकते हैं। और सबसे पहली बात उन्होंने ये बात कहा कि न्यायिक समीक्षा जो है वो भारतीय संविधान की धड़कन है और भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है। मैं भारतीय संविधान को जितना पढ़ा हूँ, जितना जानता हूँ, और मैं जितना भारतीय संविधान को पढ़ा हूँ, उसमें कहीं पर भी मैंने ये बात नहीं पढ़ा कि जो न्यायिक समीक्षा है वो हमारे देश की धड़कन है। लेकिन हमारे देश के होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जो कि 99.99% संभावना है कि वो होने वाले हैं, तो चलिए इनकी बात को हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारे देश के भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। तो चलिए इनकी बात को मान लेते हैं कि जो न्यायिक समीक्षा है वो हमारे देश की धड़कन है, हमारे भारतीय जो लोकतंत्र है उसका धड़कन है। तो क्या न्यायिक समीक्षा केवल कार्यपालिका और विधायिका तक सीमित है? और कभी उनका न्यायिक समीक्षा बुलडोजर पर होता है, कभी सरकार जो अलग अलग जो नियम कानून बनाता है उस पर होता है, कभी जो निर्वाचन आयोग है जो अपना काम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से करता है, जो कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेन तक नहीं करता है कि मेरा वोटर आईडी कार्ड से नाम कट गया, उसके बावजूद भी उसका जो केस है उसका सुनवाई कोर्ट में किया जाता है। जबकि निर्वाचन आयोग अपने जो संवैधानिक कार्य से काम करता है, जो कि अनुच्छेद 326 में इसका जिक्र है कि जो भारत का नागरिक नहीं है वो उसका वोट देने का वो अधिकारी नहीं है। तो उस वैसे वैसे व्यक्ति को जब वो नाम काट के हटाता है, और कोई व्यक्ति जो कि उस पर कंप्लेन भी नहीं करता है कि हाँ मेरा वोटर आईडी कार्ड से नाम कट गया है, मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका केस, उसका सुनवाई कोर्ट में किया जाता है, बड़े मजे के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने देश के होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी से सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सवाल करने का अधिकार है, क्योंकि मैं आम जनता हूँ, आम नागरिक हूँ और मेरा अधिकार है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका जो न्यायिक समीक्षा है यहीं तक सीमित है, या अपने अंदर भी झांक कर देखिएगा। जो अभी जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर नोटों से भरा हुआ एक घर मिला था, और वो भी कब, जब उनके घर में आग लगा, जो फायर ब्रिगेड वाले गए आग को बुझाने के लिए, तब उनके घर में नोट मिला। तो उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया, वो मजे से ड्यूटी कर रहे हैं। एक आम आदमी के घर पर, या फिर एक नेता, या कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर उनके घर पर नोटों से भरा हुआ एक घर मिलता तो न जाने क्या क्या हो जाता। ईडी वाले आते, छापा मारते और बेइज्जत करके उस व्यक्ति को लेकर जाते, उस नेता को लेकर के जाते और जेल में बंद कर देते। लेकिन ये जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि उनके घर पर नोटों से भरा हुआ घर मिला, लेकिन यार मजे से वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, पूरा ऐशो आराम कर रहे हैं, पूरा मतलब आराम कर रहे हैं। एक कहाँ का आपका समीक्षा है, यहाँ आपका न्यायिक समीक्षा कहाँ पर जाता है? और यही नहीं, आपके ऊपर भी जस्टिस सूर्यकांत जी, आपके ऊपर भी एक व्यक्ति ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जब आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में थे तो क्या हुआ, एक व्यक्ति ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि 6 से 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि भारी रकम लेके उनको जमानत दे दिया गया। तो आप अपना सफाई क्यों नहीं देते हैं? आकर के आप चुप्पी क्यों साथ देते हैं? और यहां तक कि उनको प्रमोशन जब किया गया, उस वक्त जो जस्टिस गोयल थे उनका विरोध किए थे, लेकिन जो जस्टिस BR गवई साहब हैं उनके ऊपर हाथ था, उनका प्रमोशन हो गया। अब उसके बाद में आ गए सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो भावी जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। तो आप सफाई क्यों नहीं देते हैं? और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान जारी किया जाता है कि जब तक इनके ऊपर जब आरोप लगा है, तो जब तक इनका आरोप सही साबित न हो जाए, फिर साबित न हो जाए कि नहीं झूठा आरोप है, तब तक इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया जाए? क्यों नहीं जारी किया जा रहा है बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? मेरा सवाल करने का अधिकार है, मैं न्यायालय पर सवाल नहीं कर रहा हूं। न्यायालय द्वारा किए गए जो वहां के जज साहब हैं, जो कि न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं, तो न्यायिक समीक्षा केवल कार्यपालिका और विधायिका तक सीमित है, या अपने अंदर भी वहां पर न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे आप? भारतीय संविधान में कहीं पर भी जजों का लिए स्पेशल सुविधा नहीं दिया गया है।
तो जब हमारे संविधान में आपके लिए कोई स्पेशल सुविधा नहीं दिया गया है, तो जब आपके ऊपर आरोप है, तो क्यों नहीं इसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच होती है? क्यों जस्टिस वर्मा, जिनके घर नोटों से भरा हुआ एक घर मिला, तो अभी तक क्यों कार्यरत है अपने काम पर? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है? यहां आपका न्यायिक समीक्षा कहां जाता है? और दूसरी बात आपको बता दें कि ये जो जज साहब हैं, ये विदेश में जाकर के व्याख्यान देते हैं। अभी हमारे देश के वर्तमान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, B.R. गवई साहब मॉरिशस गए हुए थे और वहां पर व्याख्यान दिए थे कि हमारे देश जो है वो संविधान से चलता है, बुलडोजर से नहीं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं जस्टिस B.R. गवई साहब कि आप किस संविधान की बात करते हैं? जब एक व्यक्ति, जबकि आपको एक घटना मालूम होगा कि एक खजुराहो में एक मंदिर है और उस मंदिर में प्राचीन मूर्तियां हैं और वो ASI के अंतर्गत वो आता है और उसमें नियम है, वहां का नियम है कि किसी भी प्राचीन मूर्ति को रिपेयरिंग नहीं किया जाएगा। तो उस मंदिर में एक भगवान विष्णु जी का मूर्ति है जो कि खंडित है, उनका सर नहीं है। तो एक भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त उस मूर्ति को रिपेयरिंग करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए और यहाँ पर ये बात बोले कि आप ASI को वहां पर आदेश दीजिए कि उस मूर्ति को हम ठीक कर दें। तो वो क्या बयान देते हैं, वो उनके द्वारा क्या कहा जाता है कि वो देखिए, वो एक अलग संस्था है, सरकारी संस्था है, ASI वो अलग संस्था है, वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां तक तो ठीक है कि आपने ये बात बोला, लेकिन आपने जो पीछे से कमेंट कर दिए कि अगर तुम भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त हो तो जाकर के विष्णु से कह दो कि वो खुद ही मूर्ति को आकर, सर को आकर जोड़ लें। लेकिन आपका जो आप कहते हैं कि संविधान से चलता है, तो यहां पर आपका संविधान कहां जाता है? जबकि हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा का हनन नहीं होना चाहिए। यहां पर आपने एक व्यक्ति की गरिमा का हनन किया, तो आप कहते हैं कि जो देश है वो संविधान से चलता है, बुलडोजर से नहीं। तो आप तो संविधान के विरुद्ध जाकर के काम कर रहे हैं, जबकि हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा का हनन नहीं होना चाहिए और जो बुलडोजर है वो संविधान के अनुसार चलता है। अगर कोई व्यक्ति जमीन, वहां पर जो सरकारी जमीन है वहां पर अतिक्रमण करके अपना मकान बना ले और उस अतिक्रमण को हटाना कहां का संविधान के विरुद्ध काम है? ये संविधान के विरुद्ध काम है। संविधान के विरुद्ध काम तो आपने किया, एक व्यक्ति की गरिमा का हनन किया। और दूसरी घटना आप लोग सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को आदेश दिया जाता है। जहां तक मैंने संविधान का अध्ययन किया, जहां तक मैंने संविधान को पढ़ा है, उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं लिखा गया है। यहां पर तो भारतीय संविधान में तो ये है कि राष्ट्रपति जी सबसे ऊपर है, राष्ट्रपति से आप नीचे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर भी अपने अधिकारों से ऊपर उठकर राष्ट्रपति जी को टाइम लिमिट देते हैं। दूसरे कामों में मतलब ताकते झांकते रखते हैं, क्या कर रहा है, मतलब समय से नहीं कर रहा है, तुम काम ठीक से काम करो, समय से काम करो, लेकिन अपने अंदर झांक कर कभी नहीं देखता सुप्रीम कोर्ट। 73 साल के मामले को पेंडिंग करके रखता है, निलंबित करके रखता है। 50 साल, 40 साल, 30 साल, 35 साल का जो केस है लंबित करके रखता है। 73 साल कोई छोटा समय नहीं है। एक बच्चा जन्म लेता है, जवान होता है, शादी ब्याह होता है, उसके बाल बच्चे होते हैं और बूढ़ा होकर मर जाता है, 73 साल वो टाइम होता है। 50 साल भी कोई कम समय नहीं है। एक 20 साल का लड़का 70 साल का हो जाएगा, सीधे कन्वर्ट हो जाएगा 70 साल में। एक 40 साल भी कोई कम समय नहीं होता है। एक 20 साल का लड़का सीधे 60 साल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरे कामों को आप देखते रहते हैं कि समय से नहीं कर रहा है, समय से करो, टाइम से करो, और अपने काम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं। अपने कामों को इतना टाइम तक लंबित करके रखते हैं और उसके बाद भी सभी लोग एकदम निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को ये बात पता है कि हमारा रक्षक कॉलेजियम सिस्टम है। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम में ये होता है कि 4 जज मिलकर तय करते हैं कि अगला जज कौन होगा। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए हमारी केंद्र सरकार 2015 में NGSC व्यवस्था लाया था। अब NGSC क्या है आपको बता दूं। NGSC में 3 न्यायाधीश होंगे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक कानून के बहुत बड़े जानकार होंगे। और वो कानून के बहुत बड़े जानकार कौन होंगे उसका निर्णय केंद्र सरकार करेगी, और एक सत्ता दल का नेता रहेगा और एक विपक्ष का नेता रहेगा। तो ये चीज मतलब लाने की कोशिश किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उस वक्त के जो जज थे इसको रिजेक्ट कर दिए। तो जिस तरीके से आप चाह रहे हैं कि हम कॉलेजियम सिस्टम को बनाकर रखें और खुद हम 4 जज मिलकर तय करेंगे कि अगला जज कौन होगा, तो इस तरीके से तो प्रधानमंत्री भी चाहेंगे कि हम भी भाई जनता के बीच में क्यों जाते हैं वोट मांगने के लिए, क्यों हम जनता से हाथ जोड़ते हैं कि हाँ हमें वोट दो, हमें वोट दो। हमें भी जनता से कोई मतलब नहीं रखना है। अब गांव गांव हमें भी नहीं घूमना है भाई, हम भी 2 प्रधानमंत्री मिलकर तय करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इस तरीके से देश का लोकतंत्र का क्या हाल होगा।
और कभी कभी न्यायालय के द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है कि जैसे कि सुनकर देखकर हमें ताज्जुब लगता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल की घटना है कि निर्वाचन आयोग जो कि एकदम सही समय पर एकदम संवैधानिक तरीके से अपना काम करती है, जैसे कि उसका इतिहास रहा है, जिस दिन वो डेट दिया है कि फलाने तारीख को हम चुनाव करवाएंगे और फलाने तारीख को रिजल्ट देंगे, तो मतलब जिस दिन वो डेट दिया है मतलब कि चुनाव करवाएगा और उस दिन रिजल्ट देगा। जिस दिन डेट दिया है, जैसे कि अभी आप देख लीजिए बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है जो कि नवंबर में होने वाला है और उसका रिजल्ट भी तय कर दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। चुनाव 2 चरण में होगा, एक 6 नवंबर को और 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को उसका रिजल्ट आएगा। तो मतलब डेट दिया है 6, 11 और 14, मतलब अपना काम एकदम टाइमली करेगा। वो कभी कदाल मतलब बाई चांस कभी होता है कि वो टाइम से मतलब फिसलता है, जैसे कि टाइम दिया और टाइम से फिसल गया, लेकिन आपको बता दूं कि एकदम टाइम से ही करता है। मतलब 14 को रिजल्ट देगा ही तो देगा, एकदम देगा, पक्का देगा। लेकिन आपको बता दूं कि इसकी बातों को भी न्यायालय में सुना जाता है, जो कि अपना काम एकदम सही समय पर करती है। और देखिए दूसरी, जो एएसआई एक संस्था जिसके जो उसमें जो भगवान विष्णु का जो खंडित मूर्ति था, ये घटना आप सुने होंगे और अभी वीडियो में हमने चर्चा किया था। तो क्या है, वो एक गैर संवैधानिक संस्था है, लेकिन फिर भी क्या किया गया, वो साफ कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या कहा गया कि देखिए वो एक अलग संस्था है, सरकारी संस्था है, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करने जाएंगे, जबकि वो गैर संवैधानिक संस्था है। लेकिन ये निर्वाचन आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन फिर भी आप इनकी बातों को सुनते हैं। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक में क्या अंतर है, मतलब संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं और गैर संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि हमारे देश में 2 टाइप की संस्थाएं काम करती है, एक संवैधानिक संस्था और एक गैर संवैधानिक संस्था। तो अब संवैधानिक संस्था क्या होता है आपको बता दूं। देखिए कोई ऐसा संस्था जिसका कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 वर्णन हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जिक्र है वो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से शुरू होता है और फिर अलग अलग धाराओं में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का भी जिक्र है। तो ये क्या है, वो एक संवैधानिक संस्था है। अब देखिए गैर संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। तो देखिए गैर संवैधानिक संस्था का मतलब ये नहीं होता है कि संविधान के विरोध में या संविधान का उल्टा। देखिए गैर संवैधानिक संस्था क्या होता है कि सरकार एक ऐसी बॉडीज की रचना करती है जिसके काम को करने के लिए संविधान का संशोधन न करना पड़े, संविधान में संशोधन या छेड़छाड़, संविधान का छेड़छाड़ न करना पड़े। तो जो एएसआई एक संस्था है वो क्या है, उसके नियमों में बदलाव करने के लिए संविधान को भी टच न करना पड़ता, लेकिन उनको क्या कहा गया कि हम उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जबकि यहाँ निर्वाचन आयोग जो कि संवैधानिक संस्था है और अपना काम एकदम सही तरीके से करती है, एकदम टाइमली करती है, लेकिन फिर भी इसकी बातों को न्यायालय में सुना जाता है और इनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगाता है कि हाँ मेरा वोटर लिस्ट में मेरा नाम कट गया है, लेकिन फिर भी इनकी बातों को न्यायालय में सुना जाता है। तो ये क्या है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि जस्टिस सूर्यकांत जी जो हैं और जो जस्टिस बी आर गवई साहब हैं, जो कि विदेश में जाकर के व्याख्यान देते हैं, नैतिकता और फिर संविधान की बात करते हैं, लेकिन अपने अंदर वो झांक कर नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, हम अपने आप के अंदर की खामियां को कैसे दूर करें। तो दोस्तों एनालिसिस जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप जय हिंद जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप कहां से हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।